नमस्कार साथियों, अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। यूपीपीएससी एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम दृष्टि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के सॉल्व पेपर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें हम 14 वर्षों के पेपर्स को कवर करेंगे जो 2023 से लेकर 2010 तक के होंगे। पहले हम 2023 का अध्ययन करेंगे, फिर 22, 21 इस तरीके से चलते हुए हम 2010 पर आएंगे। इन पेपर्स को हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। जैसे पहले हिस्ट्री के सेक्शन में जितने क्वेश्चन आए हैं, फिर ज्योग्राफी में जितने क्वेश्चन आए हैं, इन सभी को कवर करते हुए हमें ये भी पता चलेगा कि किस सेक्शन से किस तरीके के और कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस सेक्शन का कितना वेटेज है। ठीक है, करंट अफेयर्स हम इसमें नहीं कवर करेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स अपडेटेड होता है, हर एग्जाम के साथ बदलता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हल प्रश्न पत्र 2023। ठीक है, पहले हम कवर करते हैं भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति। ठीक, पहले प्रश्न से शुरू करते हैं कि निम्नलिखित में से किसने फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था। ठीक है, इसका आंसर है अजीजुद्दीन खान। दलायल ए फिरोज शाही फारसी भाषा में लिखा गया एक उल्लेखनीय काव्य ग्रंथ है। इसकी रचना सुल्तान फिरोज शाही तुगलक के आदेश पर उसके दरबारी कवि अजीजुद्दीन खान ने की थी। इस ग्रंथ में विभिन्न विषयों के 300 संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद है और ये ग्रंथ सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को नागरकोट के निकट ज्वालामुखी मंदिर से प्राप्त हुआ था। देखिए, होता क्या है कि अगर हम बात करें सन 1361 की ये बात होती है। ठीक है, इसमें फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, नागरकोट के खिलाफ चढ़ाई करता है। इस अभियान को नागरकोट या कांगड़ा अभियान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वहाँ का जो शासक था वो राजस्व देने से इसे मना कर देता है और 2 कारण माने जाते हैं इसके वहाँ पे चढ़ाई करने के, कि ये एक तो इस वजह से चढ़ाई करता है और ये जो ज्वालामुखी मंदिर था उसको जीतना चाहता था, इस वजह से भी ये वहाँ पर चढ़ाई करता है। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है कि जब ये चढ़ाई करता है तो इसको मंदिर के पुस्तकालय में 300 संस्कृत पांडुलिपियाँ मिलती हैं, उन्हें ये एकत्रित करता है। जो भी पुस्तकें मिलती हैं उनमें से 300, ठीक है, उन्हें एकत्र करके ये अजीजुद्दीन खान को देता है और फिर उनका फारसी में अनुवाद किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट है आपका सुमेलित करने के लिए इस तरीके के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं। मिरात ए सिकंदरी की बात करेंगे तो मिरात ए सिकंदरी में विषय क्या है, गुजरात विजय का वर्णन। बुरहान ए मासिर, तो बुरहान ए मासिर जो है वो बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है। रियाज उस सलातिन बंगाल का इतिहास है और रियाज उल इंशा में महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह है। चलिए, अब एक बार इनके लेखकों को भी देख लेते हैं कि मिरात ए सिकंदरी जो है इसके लेखक हैं सिकंदर इब्न महमूद माजू। ठीक है, उसके बाद बुरहान ए मासिर की बात करेंगे तो इसका है सैयद अली तबा। ठीक है, रियाज उस सलातीन की बात करेंगे तो ये गुलाम हुसैन सलीम जैदपुरी। ठीक, अच्छा, और इसमें ये जो बंगाल का इतिहास बताते हैं तो बंगाल का इतिहास में क्या होता है, जब बंगाल में मुस्लिम शासन था और उस पर पहली बार जो ब्रिटिश युग है उसकी ऐतिहासिक पुस्तक जो है वो आपकी रियाज उस सलातीन है। ठीक है, अब रियाज उल इंशा की आप बात करेंगे तो ये हमने देखा कि महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह है इसमें। ठीक है, तो लेखक इसके कौन है, जिन्होंने इसका कलेक्शन किया था वो कौन है, ख्वाजा इमाद उद्दीन महमूद। ठीक है, अच्छा, मोहम्मद महमूद गवाह जो थे तो वो कौन थे, उन्हें कहा जाता था ज्ञान का उद्यान। ठीक है, यानी कि ज्ञान का बगीचा या फिर कह सकते हैं गार्डन ऑफ एनलाइटनमेंट। ठीक, ये कौन थे, जो बहमनी साम्राज्य था उसके ये राजनेता और प्रधानमंत्री थे। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो ये था आपका अनुशीलन समिति। दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी थी। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे और क्या कहा जाता है? दिल्ली षड्यंत्र केस। इसमें 3 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था। इसमें मास्टर अमीरचंद, दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद, बलराज मैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, 4 लोगों को इसमें फांसी हुई और 2 को 7 वर्षों की सजा हुई थी। दीनानाथ इसमें सरकारी गवाह बन गया और मुख्य भूमिका निभाते हुए रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे मुकदमे से बचने के लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें से फांसी की बात करेंगे तो किस किस को हुई थी? तो फांसी आपकी हुई अमीरचंद को। ठीक है, और उसके बाद आपके अवध बिहारी, ठीक, बाल मुकुंद और बसंत कुमार, इन 4 लोगों को फांसी हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है? ठीक है, तो ये न्याय गौतम से संबंधित है, ये सही है। बाकी आपके गलत है, देख लेते हैं कि कौन से दर्शन के कौन से प्रवर्तक हैं। तो सांख्य की बात करेंगे तो इसके प्रवर्तक कपिल हैं, योग के पतंजलि, चारवाक के चारवाकी हैं, न्याय के गौतम हैं, वैशेषिक के कणाद हैं। ठीक है, मीमांसा पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा है। पूर्व मीमांसा के जैमिनी है और उत्तर मीमांसा के बादरायण है। देखिए उत्तर का मतलब होता है बाद। ठीक है, तो आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं, उत्तर का मतलब बाद में आना होता है, तो यहाँ से भी बादरायण आप याद रख सकते हैं। ठीक है, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? ठीक है, तो सर्वप्रथम किया गया था 1871 में। 1865 में भारत सरकार और गृह सरकार कौन सी थी? ब्रिटेन की, सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए कि 1871 में एक सामान्य जनसंख्या जनगणना की जाएगी। 1866-67 में देश के अधिकांश हिस्सों में वास्तविक गिनती यानी कि हेड काउंटिंग के द्वारा जनगणना की गई। इसे 1872 की जनगणना के रूप में जाना जाता है। अच्छा, इस समय अगर हम बात करेंगे तो भारत में ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो 1871 की बात करेंगे तो मेयो। ठीक है, अब क्या होता है, इस जनगणना में अंग्रेजों के कब्जे वाले या नियंत्रित सभी क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए फिर 1881 की जनगणना जो 17 फरवरी 1881 को WC प्लोडेन, ये भारत के जनगणना आयुक्त के द्वारा की गई थी। इस समय पे वायसराय कौन है? तो रिपन। आधुनिक समकालिक जनगणना की दिशा में ये एक महान कदम था। तो आपसे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक, आपके भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई थी? तो उसका समय आएगा 1871। उस समय पे वायसराय कौन है? मेयो। और समकालिक जनगणना कब की गई थी? तो वो 1881 में, उस समय रिपन है। और की किसके द्वारा की गई थी? WC प्लोडेन के द्वारा। तब से हर 10 साल में एक बार निर्बाध रूप से जनगणना की जाती है। इस तरह ब्रिटिश अधीन भारत में प्रथम जनगणना 1871-72 में हुई थी। नेक्स्ट, चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? तो चरक संहिता 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? तो ये किया था इंद्र नारायण द्विवेदी ने। अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू कर दिया था। संगठन को नाम दिया गया किसान सभा। 1 फरवरी 1918 को इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। इस किसान सभा में अवध की भागीदारी सबसे अधिक थी, अतः सही विकल्प जो है वो आपका ए है। ठीक है, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी था? तो ये था राजस्व कर जमा करने वाला। ठीक है, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह राजस्व एकत्र करने वाला अधिकारी यानी कि अर्थ मंत्री होता था, जबकि अक्षवाय द्यूत अधिकारी एवं आय व्यय गणनाध्यक्ष होता था। मिलिंद पनो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वो भिक्षु कौन थे? तो वो भिक्षु थे आपके नागसेन। ठीक है, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया है, ध्यान से इसको पढ़ें। मिलिंद पन्हो या मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न एक पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, कौन सी भाषा में रचित है? पाली में। इसका रचना काल लगभग 100 ईस्वी पूर्व है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन है। निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, अब एग्जाम्स में 2 तरीके के क्वेश्चन, एक तो आपका सुमेलित करना
एक कौन सा सुमेलित नहीं है, और एक क्रोनोलॉजी में लगाना। ठीक है, यानी काल क्रमानुसार उन्हें व्यवस्थित करना। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक आपका और क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन कौन से सेंटेंसेस सही हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो हम कालक्रम देखेंगे तो बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेकर 20 तक, बाजीराव प्रथम थे 1720 से 40, माधवराव 1761 से 72 और नारायण राव 1772 से 73। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और थर्ड है, ए आपका सही हो जाता है। ईवी रामस्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। ठीक है, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी, ये भी ठीक है। ईवी रामस्वामी नायर या पेरियार शुरू में असहयोग आंदोलन के उत्साही समर्थक थे, लेकिन 1925 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि उनका मानना था कि कांग्रेस गैर ब्राह्मणों की चिंताओं को महत्व देने में ना तो सक्षम थी और ना ही इच्छुक थी। अच्छा, इनके देखिए पूरे नाम की बात करेंगे तो इनका नाम था इरोड वेंकट रामास्वामी। और हुआ क्या था, क्योंकि ये जाति और इन सब चीज़ों के विरुद्ध इन्होंने काम किया था। एक ये समाज सुधारक थे, तो इन्होंने क्या किया था कि 1929 में इन्होंने अपनी जो जाति थी नायकर, इसको हटाने का निर्णय किया और तब इन्हें पेरियार उपनाम दिया गया था। पेरियार, तमिल में पेरियार का मतलब होता है सम्मानित व्यक्ति। ठीक है, तो नेक्स्ट, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। विष्णु पुराण मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, बिल्कुल ठीक है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पर एक और आता है आपका मत्स्य पुराण। ठीक है, और मत्स्य पुराण की अगर बात चलेगी तो वो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपसे देखिए 2 या 3 जो भी फैक्ट्स आपको दे दिए गए, इसका मतलब ये है आपको सारे फैक्ट्स पता होंगे, तभी आप इस पर सही या गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, वायु पुराण जो है वो गुप्त वंश से संबंधित, और मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। इसमें देखेंगे आप तो यूनानी शक कुषाण। भारत का सबसे पहला विदेशी आक्रमण जो था वो पर्शिया या ईरान के हकमनी साम्राज्य की ओर से होने के साक्ष्य मिलते हैं। ईरानी साम्राज्य के शासक को पराजित कर यूनानी मुख्य शक्ति के रूप में सामने आए थे। तत्पश्चात भारत पर यवनों का प्रथम आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ था। तो ये भी देखिए आपसे पूछा जाता है कि जब यवनों का आक्रमण हुआ तब भारत में किसका साम्राज्य था। फिर भारत पर शकों का आक्रमण हुआ। शकों के बाद पार्थियंस का आधिपत्य स्थापित हुआ। कुषाण चीन की यूची जाति से संबंधित थे, जिन्होंने फिर भारत पर आक्रमण किया। तो अगर हम क्रम की बात करेंगे तो सबसे पहले पर्शिया या ईरान कहेंगे, फिर यूनानी, फिर यवन, शक, पार्थियंस और फिर कुषाण। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। तो ये था आपका 1919 का अधिनियम। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना सन 1920 में ब्रिटेन के राजा सम्राट जॉर्ज पंचम के शाही फरमान के द्वारा 23 दिसंबर 1919 को हुई। जब 1919 का भारत सरकार अधिनियम लाया गया था, मूल रूप से इसमें लगभग 120 सदस्य शामिल थे। उनमें से 108 सदस्य महत्वपूर्ण रियासतों में से थे, उन्हें सीधा प्रतिनिधित्व दिया गया था। शेष जो 12 सीटें थीं वो शेष 127 भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित थी। अच्छा, 1919 का जो अधिनियम है इसको हम किस नाम से जानते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है, एक चीज और, क्योंकि इस समय क्या था, जो मॉन्टेग्यू थे ये थे भारत के सचिव, सेक्रेटरी। ठीक है, और जो चेम्सफोर्ड था वो कौन थे, वायसराय। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में कौन सा या कौन से सही हैं। ठीक है, वह 1611 में जेम्स वन के दूत के रूप में भारत आया था। तो देखिए ये गलत है, ये 1608 में आया था। ठीक, वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, तो ये आपका सही है। ठीक, तो विलियम हॉकिंस और जहांगीर दोनों तुर्की भाषा के अच्छे जानकार थे। ठीक है,
संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी? तो ये था मोहम्मद शाह, जिसको हम रंगीला के नाम से जानते हैं। टप्पा हिंदुस्तानी संगीत की एक विशिष्ट शैली थी। यह शैली मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी। और अगर मोहम्मद शाह के बचपन के नाम की आप बात करेंगे तो ये था रोशन अख्तर। चलिए अब कुछ पुरातात्विक स्थल हैं और उनके वर्तमान स्थान कहाँ पर हैं ये देख लेते हैं। तो नेवासा है आपका महाराष्ट्र में, ठीक। ईसमपुर की बात करेंगे, ईसमपुर है आपका कर्नाटक में, डीडवाना राजस्थान और गुडियाम गुफा तमिलनाडु में, ठीक है। तो ए का जो है आपका 3, तो 3 इनमें देखिए तीनों में है, ठीक है। डी में नहीं है तो ये आपका एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद आप ईसमपुर की बात करेंगे तो ईसमपुर कर्नाटक, तो 3 के बाद 4 आता है, इसका मतलब बी एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। फिर डीडवाना की बात करेंगे तो राजस्थान, तो राजस्थान आपका C1 ये वाला है, तो आपका आंसर हो जाता है सी, ठीक है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? ठीक, तो मोपला विद्रोह आपका अंतिम होता है। क्यों? होम रूल लीग आंदोलन जो होता है वो आपका होता है 1916 में, ठीक है। जलियांवाला बाग आपका होता है 13 अप्रैल 1919। उसके बाद खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे तो ये आपका अक्टूबर 1919 में होता है, ठीक है। तो अब देखिए आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा, देखिए जलियांवाला बाग जो कांड है ये है आपका 13 अप्रैल 1919, तो एक ही साल की 2 घटनाएं दी हुई हैं और ये खिलाफत आंदोलन जो है ये आपका अक्टूबर में है। तो आपको एक ही साल में भी पता होनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई हैं वो कौन सी पहले और कौन सी बाद में। मोपला विद्रोह की बात करेंगे तो ये 1921 में है। अच्छा, ये सारी जो घटनाएं हैं चैनल पर हमने वीडियोस डाले हुए हैं जो कंपाइलेशन है फैक्ट्स के, ठीक है, जिसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं और टेब्यूलर फॉर्म में वो चीज़ें दी हुई हैं। हर एक सब्जेक्ट का वहाँ पर अवेलेबल है, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो ये थी रानी झांसी रेजिमेंट। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में अक्टूबर 1943 में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में आज़ाद ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट स्थापित की थी। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट महिला रेजिमेंट से संबंधित थी, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। और कौन कौन सी ब्रिगेड थी इसमें? आज़ाद थी, गांधी थी, नेहरू थी, सुभाष थी, ठीक है। चलिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी, ये बिल्कुल ठीक है। हमीदा बानो बेगम, ये देखिए अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं थी, ये अकबर की माँ थी। इल्तुतमिश रजिया के पिता, ठीक है। और गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री। अच्छा, गुलबदन बेगम से संबंधित एक क्वेश्चन और आता है, इन्होंने लिखी थी हुमायूं नामा। खरीदादार कौन थे? तो फरमानों को भेजने वाले अधिकारी को खरीदादार कहा जाता था, ठीक है। तो ये मध्यकालीन भारत में खरीदादार होता था जो कि शाही फरमान जो होते थे उसे आम जनता तक पहुंचाता था। निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो कनकलता बरुआ हैं, मातंगिनी हाजरा हैं, अरुणा आसफ अली हैं, शांति घोष नहीं है। शांति घोष भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी, जबकि कनकलता बरुआ, मातंगिनी हाजरा, अरुणा आसफ अली ये सभी संबंधित थी। शांति घोष क्रांतिकारी घटना से संबंधित थी। सन 1931 में बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने कोमिल्ला के जिलाधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? तो ये देखिए, एक तो झांसी सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर 11 मई नहीं 5 जून 1857 को हुई थी, ठीक है। उसके बाद बैरकपुर आपका सही है, बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को हुआ था, सबसे पहले यहीं से शुरू हुआ था विद्रोह। उसके बाद लखनऊ की अगर आप बात करेंगे तो लखनऊ में भी ये 4 जून सही नहीं है, लखनऊ का होता है 30 मई 1857। उसके बाद मेरठ आपका ठीक है, मेरठ 10 मई, ठीक है। तो अच्छा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके एक से अधिक भी ऐसे ऑप्शन हो जाते हैं तो फिर वो सही नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, या तो उस क्वेश्चन को हटा दिया जाता है या
दोनों ही जिनका आंसर होगा वो सही हो जाता है, जैसा भी आयोग का डिसीजन रहता है। लेकिन इसमें 2 आंसर ऐसे हैं जो सही नहीं है, सुमेलित। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गो हत्या को समाप्त कर दिया था? तो ये था जैनुल आबिदीन। सिकंदर शाह के पश्चात अली शाह 1413 से 20 कश्मीर का शासक बना। अली शाह छोटे भाई शाही खां को सत्ता संघर्ष में पराजित कर कश्मीर का शासक बना था। उसने जैनुल आबिदीन की उपाधि धारण की। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैनुल आबिदीन की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये आपकी अली शाह ने। ठीक है, तो वो धार्मिक दृष्टि से उदार था। शासक बनने के पश्चात उसने गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया, हिंदुओं पर आरोपित अंत्येष्टि कर और जजिया कर को वापस ले लिया और जजिया समाप्त करने वाला वो पहला शासक था। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है आपका आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी स्थल सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में। सबसे उत्तरी पुरास्थल मांडा और सबसे दक्षिण पुरास्थल दायमाबाद महाराष्ट्र है। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, मैट्स। तो इसमें क्या हो गया आपका? मांडा जम्मू कश्मीर, ठीक है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ, दायमाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, अब ये साउथ का मतलब एकदम साउथ नहीं है, ये जो हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थल है उसका जो सदन था वो आपका महाराष्ट्र में था। ठीक है, और ये सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में। तो ये आपका मैट्स हो जाता है। ये मल्टीपल टाइम आपसे पूछा जाता है कि कौन सा नॉर्थ में है, कौन सा ईस्ट में है, कौन सा वेस्ट में है, कौन सा साउथ में है। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम ये देखते हैं कि देखिए 2023 में 25 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से आए हैं। ठीक है, आगे करते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय हैं। ठीक है, यानी कि रिन्यूएबल। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत पवन ऊर्जा आती है, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, इनको शामिल किया जाता है। इसे नवीकरणीय अथवा अक्षय ऊर्जा जो कभी समाप्त ना हो इसका स्रोत भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आपकी पवन ऊर्जा है, पवन चलती रहेगी, आपको वो ऊर्जा मिलती रहेगी। सौर ऊर्जा है तो आपको वही है, सूरज की रोशनी से मिलती रहती है। तो इस तरीके की ऊर्जा आपकी गैर पारंपरिक ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है। अच्छा, यहीं अगर हम पारंपरिक ऊर्जा की बात करेंगे तो पारंपरिक ऊर्जा क्या है? जिसका आपका लंबे समय से यूज किया जा रहा है और फिर उसके स्रोत आपके लिमिटेड हैं। ठीक है, हमेशा आप उसको इस्तेमाल मतलब दोबारा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, परमाणु ऊर्जा हो गई। तो ये जैसे आपने कोयला जब एक जगह से निकाल लिया तो वहां पर आपको दोबारा नहीं वो चीज़ मिल सकती है। ठीक है, तो ये आपके पारंपरिक कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। ठीक है, तो ये आपका सही है। कैसे? भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो सामान्य रूप से लवणता में कमी आती है। ठीक है, भूमध्य रेखा आप समझते हैं जो 0 डिग्री पर होती है आपकी, वो भूमध्य रेखा होती है। ठीक, यहाँ से कहते हैं ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो आपकी लवणता यानी कि सैलिनिटी कम होती जाती है, परंतु उच्चतम लवणता 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर पाई जाती है, जहाँ पर उसकी मात्रा 36% रहती है, क्योंकि इन भागों में उच्च तापक्रम, उच्च वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता न्यून होती है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, आपका वेपोराइजेशन ज़्यादा है, लेकिन जो आपकी ह्यूमिडिटी है वो कम है 20 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। तो कर्क रेखा और जो मकर रेखा है वो आपकी 23 डिग्री 30 मिनट अक्षांशों पर होती है। ठीक है, यानी कि 23.5 डिग्री पर आपकी नॉर्थ ले लो और साउथ, तो नॉर्थ पर आपकी है कर्क 23.5 डिग्री पर और साउथ में आपकी है मकर रेखा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी कौन सी है? तो यह है आपकी रियो ग्रांडे। निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा कहलाया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? तो वो सही सुमेलित है।
तो ये है आपका नीति ला, जिसको हम बोलते हैं, उत्तराखंड में है ये। अब देखिए कुछ प्रमुख दर्रे देख लेते हैं। उत्तराखंड की बात करेंगे तो आपके माणा, नीति, लमलंग, बालचा। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो आपका रोहतांग, कुंजुम, बारालाचाला और शिपकीला। लद्दाख की बात करेंगे तो अघिल, ठीक है, तो जो इसमें अघिल अरुणाचल प्रदेश में दिया हुआ है ये आपका लद्दाख में। और जो दीफू है, चांगला, काराकोरम, दीफू जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में, तो उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। और उसी तरीके से जो आपका माना है वो आपका उत्तराखंड में है। तो अरुणाचल प्रदेश में आपका हो गए बोमडिला, दीफू और देहांग। माउंट न्यूमेन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। न्यूमेन मूल रूप से 1981 तक माउंट न्यूमेन नामित पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा क्षेत्र का एक शहर है। ये पर्थ के उत्तर में लगभग 1186 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ मुख्य रूप से लौह अयस्क पाया जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, बिल्कुल ठीक है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है, देखिए ये गलत है। बेतवा नदी हमीरपुर पर, यहाँ पर यमुना से मिलती है, तो इसलिए इसमें केवल आपका एक ही सही होना चाहिए। रामगंगा तुलनात्मक रूप से गैरसैंण के पास गढ़वाल पहाड़ियों से निकलने वाली एक छोटी सी नदी है। नजीबाबाद के पास उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में ये प्रवेश करती है। अंत में कन्नौज के निकट ये गंगा में मिल जाती है। तो आपका एक कथन पहला सही हो जाता है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल होशंगाबाद मध्य प्रदेश के उत्तर में विंध्य रेंज से होता है। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य से उत्तर पूर्व में बहती है और हमीरपुर की पूर्व दिशा में ये यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेतवा कहाँ मिलती है? हमीरपुर में। फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है स्पेन एवं अमेरिका वासियों को। स्पेन एवं अमेरिकियों ने फिलीपींस में गन्ने और नारियल के बागानों में भारी निवेश किया था। इनको ही इन फसलों के विकास का श्रेय दिया जाता है। भारत की प्रमुख नदियां एवं उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाने हैं, ठीक है। तो यमुना आपकी निकलती है यमुनोत्री बंदरपुच ग्लेशियर से। कृष्णा हो गई आपकी महाबलेश्वर से। गोदावरी हो गई आपकी नासिक से। और महानदी हो गई सिहावा। तो इस तरीके से आपका 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ। चलिए, पर्वतों को आपको देश से मिलाना है। तो किलिमंजारो हो गया तंजानिया, यानी कि ए का 3, तो आपका ए और सी हट जाते हैं, ठीक है। टुपकल हो गया आपका मोरक्को, यानी कि बी का 1, तो बी का 1, तो यानी आपका डी इसमें सही होना चाहिए, ठीक है। स्टेनली हो गया युगांडा और हॉगर हो गया अल्जीरिया। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। किलिमंजारो तंजानिया, टुपकल मोरक्को, स्टेनली युगांडा और हॉगर अल्जीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपका देखिए मराकाइबो जो है वेनेजुएला में सही है झील। मिशिगन जो है आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है। ओनेगा ये आपकी कनाडा में नहीं है, यहाँ पे रूस में है, ठीक है। और बेकाल जो है ये आपकी फिर से रूस में ही है। भारत के किस भाग में हंगुल नाम का हिरण पाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। हंगुल उत्तर भारत के मुख्यतः कश्मीर में पाई जाने वाली लाल हिरण की एक किस्म है। और कई बार देखिए यहाँ पर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो उसका नाम है दाची ग्राम, ठीक है। तो आपसे किसी भी तरीके से आ सकता है कि दाची ग्राम में कौन सा आपका हिरण पाया जाता है, तो इसका नाम हंगुल है। हंगुल कहाँ पर पाया जाता है? दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके आकार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो इनको व्यवस्थित कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका गोबी मरुस्थल, फिर अरेबियन मरुस्थल और लास्ट में आता है सहारा मरुस्थल। तो यानी इसका सीक्वेंस होना चाहिए 1, 4, 2, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कि निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। कई बार आपको बढ़ता क्रम नहीं दिया होता है, आपको देता है वो आरोही क्रम, ठीक है। आरोही और अवरोही का मतलब क्या है? आरोही यानी कि चढ़ना, बढ़ते हुए में यानी छोटे से बड़े के क्रम में, और अवरोही यानी कि बड़े से छोटे के क्रम में,
ठीक है, तो यानी सबसे छोटे से सबसे विस्तृत तक जाना है हमें। ठीक, तो देख लेते हैं कि कौन कौन सा आपको 4 दिए हुए हैं, ग्रेट सैंडी, अरेबियन, सहारा मरुस्थल और गोबी मरुस्थल। तो इसमें अगर हम सबसे छोटे की बात करेंगे तो सबसे पहले आ जाता है आपका ग्रेट सैंडी मरुस्थल। तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल आपका है कहाँ, ये आपका पड़ता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ग्रेट सैंडी के बाद आता है आपका गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल आपका कहाँ पड़ता है, मंगोलिया और चीन में इसका विस्तार है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है अरेबियन मरुस्थल। अगर मुख्यतः इसकी बात करेंगे तो ये सऊदी अरब में है। ठीक है, लेकिन अगर इसके और आप विस्तार की बात करेंगे तो इसका विस्तार संयुक्त अरब अमीरात, यमन, ओमान, यहाँ के भी कुछ हिस्सों में ये फैला हुआ है। ठीक है, फिर सहारा मरुस्थल की बात करेंगे तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि सहारा मरुस्थल जो है तो वो है आपका अफ्रीका में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इनके सीक्वेंस की बात करेंगे तो जो क्रम इनका आता है, सबसे पहले ग्रेट सैंडी मरुस्थल, उसके बाद आपका गोबी मरुस्थल, फिर अरेबियन और फिर सहारा मरुस्थल जो है वो इसमें सबसे विस्तृत है। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं मरुदभिद जानवर। ठीक है, उसी तरीके से अगर पौधों की बात आएगी तो मरुदभिद जो प्लांट्स होते हैं, मरुदभिद पौधे, तो वो रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को कहते हैं मरुदभिद। ठीक है, तो रेगिस्तान में रहने वाले जानवर मरुदभिद या ज़ीरीकोल्स एनिमल्स कहलाते हैं। सफ़ेद हिरण, बिच्छू, वर्मी छिपकली, ऊंट आदि ये रेगिस्तानी जानवर हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती हैं? ठीक है, तो ये देवप्रयाग में मिलती हैं, उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती हैं। ये देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक है। चलिए, तो यहाँ एक बार हम पंच प्रयाग देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये अलकनंदा नदी है जिसमें बाकी सारी नदियाँ आकर मिलती हैं, जहाँ पर आपके पंच प्रयाग बनते हैं। तो सबसे पहले अगर अलकनंदा की बात करेंगे तो अलकनंदा आपकी सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, अच्छा, विष्णु प्रयाग तक अलकनंदा को विष्णु गंगा भी कहा जाता है। कई बार इसका दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात करेंगे तो अलकनंदा में सबसे पहली नदी जो आकर मिलती है वो होती है धौली गंगा, और ये दोनों जहाँ मिलती हैं वहाँ पर आपका विष्णु प्रयाग बनता है। ठीक है, फिर आगे अलकनंदा में नंदाकिनी मिलती है और यहाँ पर नंद प्रयाग बनता है। ठीक है, फिर आपका पिंडार गंगा मिलती है और यहाँ पर कर्ण प्रयाग होता है। उसके बाद मंदाकिनी के मिलने पर रुद्रप्रयाग, और गंगोत्री से जो आपकी भागीरथी निकलती है, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने पर देवप्रयाग का निर्माण, देवप्रयाग में ये मिलती हैं आखिर। तो इस तरीके से ये आपके पंच प्रयाग हैं। ठीक है, जो आपको याद रखने हैं क्योंकि कोई से भी पूछी जा सकती है आपसे नदियाँ। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ठीक है, अल नीनो में पूर्वी प्रशांत तट क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। बिल्कुल ठीक है, यह गर्म धारा पेरू के तट पर जल के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है, जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। तो देखिए, यहाँ ये देखना होगा कि जो अल नीनो है तो वो तापमान क्या है कि बढ़ा देती है, और बढ़ाने से क्या होता है कि पोषक तत्वों की कमी होती है, और कमी की वजह से प्लैंकटन की मात्रा बढ़ती नहीं है बल्कि कम हो जाती है। तो इस वजह से केवल हमारा एक सही होना चाहिए। बाकी इसका और डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका मूल अर्थ बच्चा है। अल नीनो को एक प्राकृतिक घटना के रूप में समझा जा सकता है। इसमें समुद्र का तापमान विशेष रूप से प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में बढ़ जाता है। यह विकास पेरू तट के साथ ठंडी धारा का अस्थायी प्रतिस्थापन है। अल नीनो के कारण सामान्य से अधिक गर्म समुद्री तापमान, ज़्यादा तापमान होता है तो वो क्या करता है, पोषक तत्वों में कमी करता है, और स्तरीकरण में वृद्धि के कारण प्लैंकटन की उत्पादकता में नुकसान पहुंचता है। ठीक है, यानी कि कमी आती है, ज़्यादा नहीं होता है। शिवाना समुद्र एवं कलपक्कम किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। शिवाना समुद्र जल विद्युत संयंत्र है, कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना 1902 में की गई थी। और कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित नाभिकीय संयंत्रों हेतु प्रसिद्ध है। चलिए, अब कथन कारण देख लेते हैं। अच्छा, कथन कारण को पढ़ने का एक तरीका है कि पहले आप कारण को पढ़ें,
और क्योंकि लगा के कथन को पढ़ें। जैसे तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है आपकी बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और तमिलनाडु आपका ये बंगाल की खाड़ी के समानांतर है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में ये स्थित है। ठीक है, क्यों? जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो आपका यहाँ से आता है केरल के तट पर। अब यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर वर्षा कर देती हैं, और दक्षिण पश्चिम मानसून से जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है वो वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित हो जाता है। वृष्टि छाया का मतलब ये है कि यहाँ तक बारिश नहीं आती। ठीक है, तो इसलिए, ठीक है, क्योंकि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो हमेशा कारण पे आप क्योंकि लगा लें। ठीक है, और अभिकथन जो है वहां पर लगा लें इसलिए, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि ये कथन और कारण सही है या नहीं, या इसकी सही व्याख्या कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो अब आप आगे पढ़ेंगे कि इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसका आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वृष्टि छाया हो गया इसलिए यहाँ पर ये तट जो है वो शुष्क रह गया। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि हमने इसको क्योंकि लगा के पढ़ा और फिर इसको इसलिए लगा के हमने देख लिया कि कारण सही है या नहीं है। ठीक है, तो तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है। यह क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। ठीक है, इस तरीके से आप असर्शन रीजन करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके वो सही होगा। चलिए, कौन सा बंदर का देश सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, एगार का जो है वो रशिया में है, बाकी जकार्ता इंडोनेशिया हो गया, मोंटेवीडियो उरुग्वे हो गया, रॉटरडैम नीदरलैंड में हो गया। ठीक है, तो बाकी सही है, लेकिन एगार का जो है वो आपका रूस में है। दक्षिणी गोलार्ध में हवा के बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका कारण है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल एक आभासी बल है। यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। इस बल के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। फेरल के नियमानुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो हैं वो दाहिनी ओर मुड़ेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ेंगी कोरियोलिस बल के कारण। खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ठीक है, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं, बिल्कुल ठीक है। और भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकेल, कोबाल्ट आदि के लिए आयात पर निर्भर है, ये भी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, मालप्रभा जो है वो कृष्णा की है, ठीक है। हेमावती जो है वो कावेरी की सहायक नदी है। मंजरा गोदावरी की है, और प्राणहिता जो है ये भी गोदावरी की ही सहायक नदी है, ये महानदी की नहीं है। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में प्राणहिता, पूर्णा, मंजिरा, इंद्रावती एवं वेनगंगा है। कावेरी नदी तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण की गंगा और वृद्ध गंगा गोदावरी है, और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी है, ध्यान रखिएगा। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हो गई अमरावती, हेमवती, भवानी, काबिनी। कृष्णा नदी की सहायक नदियां हो गई तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा। महानदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड आदि राज्यों से प्रवाहित होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां शिवनाथ, हसदेव, ईब, ओंग, तेल और जोंक हैं। निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो यूक्रेन का है डोनेट्स्क। यूक्रेन में कोयला मुख्य ऊर्जा संसाधन है। यूक्रेन का प्रमुख कोयला क्षेत्र डोनेट्स्क बेसिन में पाया जाता है, अतः सही विकल्प हो गया आपका सी। निम्नलिखित कथनों में से लैटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, बिल्कुल ठीक है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। देखिए, ये गलत है, यहाँ पर इसकी अधिकता पाई जाती है और इसी कारण इसका रंग लाल होता है। ठीक है, तो इसलिए केवल आपका एक सही है इसमें। लैटेराइट मिट्टी का विकास उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेशों में होता है।
अतः इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है। इस मिट्टी की ऊपरी परत एल्यूमिनियम व आयरन के ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। ठीक है, तो इसमें अधिकता होती है, कमी नहीं होती। अब ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत में लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है और इसमें किस चीज़ की खेती की जाती है। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसे कहते हैं हम समताप मंडल। वायुमंडल का समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। अच्छा, कई बार समताप मंडल नहीं आएगा, आपका स्ट्रेटोस्फीयर ही लिखा हुआ आएगा। ये लगभग 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला रहता है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल के भीतर स्थित होती है। चलिए, तो यहीं एक बार विभिन्न परतों का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं आपकी क्षोभ मंडल। नीचे से अगर आप चलेंगे ऊपर की तरफ, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। मौसमी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। यहाँ पर जलवाष्प, धूल कण, आर्द्रता आदि मिलते हैं। ठीक है, ये आपकी क्षोभ मंडल होती है। उसके बाद आती है आपकी समताप मंडल। ये परत वायुयान चालकों के लिए आदर्श होती है। इसी मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। फिर आपका अध्याय मध्य मंडल। इसमें तापमान में ऊंचाई के साथ ह्रास होता है। ठीक, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान कम होता जाएगा। फिर आता है आपका आयन मंडल। इस मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगें इस संस्तर से वापस लौट आती हैं, जिससे पृथ्वी पर रेडियो एवं टेलीविजन का प्रसारण सुगम होता है। बहिर्मंडल, यहाँ ध्रुवीय प्रकाश की उपस्थिति होती है। हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों की प्रधानता होती है और बहिर्मंडल में ही संचार उपग्रह अवस्थित रहते हैं। तो आपको एक बार इससे रिवीजन हो गया होगा कि कहाँ किस परत में क्या पाया जाता है। तो ये आपका भारत एवं विश्व का भूगोल कंप्लीट होता है। इसके भी करीब आपके 24 क्वेश्चंस थे। ठीक है, 25 क्वेश्चन हिस्ट्री से थे। अब आते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पे। सबसे पहला है आपका असर्शन रीजन। तो इसमें देख लेते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि और इसलिए। ठीक है, तो क्योंकि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो देखिए ये यहाँ से आपका कारण तो वैसे ही गलत हो जाता है। तीव्र जनसंख्या में तीव्र वृद्धि से पर्यावरण में संतुलन नहीं होगा, असंतुलन होगा। तो कारण तो आपका गलत हो गया। तो इसका मतलब ये है आपका ए होगा नहीं। ठीक है, सी होगा नहीं। ठीक है, एलिमिनेट करना सीखें, क्योंकि सी में भी आर आपका सत्य है। ठीक है, और डी भी आपका देखिए यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ए और आर दोनों सत्य हैं। ठीक, तो जब अगर हमें ये पता चल गया कि आर असत्य है, तो इसका मतलब ये है कि आपका ए गलत है और किंतु आर सत्य है। लेकिन आर हमारा गलत है तो ए होगा नहीं। ए और आर दोनों सत्य हैं तो आर हमारा सत्य है ही नहीं। ए और आर दोनों सत्य हैं तो आर सत्य है नहीं। इस हिसाब से आपका बी सही होना चाहिए। बाकी आगे और देख लेते हैं कि देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। तो आपका कथन सही है। तो ए सत्य है किंतु आर गलत है। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण असंतुलन को बढ़ावा देती है। तो अतः कथन सही है लेकिन कारण गलत है। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? उसे जल विभाजक कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक कीट भक्षी पौधा है? तो ये नेपेंथिस है इसका आंसर। नीलुम्बो एक जलीय पौधा है। नेपेंथिस एक मांसाहारी कीट भक्षी पौधा है। निक्टेंथिस एक पुष्पीय पौधा है और निकोटियाना एक शाकीय पौधा है। ठीक है, तो आपका डी सही हो जाता है और ये कई बार पूछा गया है आपसे। पोषक स्तर बनते हैं। खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से पोषक स्तर बनते हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण को पोषण स्तर के रूप में जाना जाता है। हरे पौधे जो होते हैं वो आपके उत्पादक होते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर। पोषण स्तर 1 का हिस्सा होते हैं। उसके बाद आपके शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता, ये पोषण स्तर 2 का हिस्सा है। फिर मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता, पोषण स्तर 3 का हिस्सा है। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने पर ही पोषण स्तर बनता है। जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में, यानी कि बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वो कौन सा है? तो ये पौधे का नाम है एजोला। एजोला पिनाट एक छोटा फ्री फ्लोटिंग मीठे पानी के फर्न है जो व्यापक रूप से भारतीय धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में
उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ये है आपका, देखिए, कीट नियंत्रण, परभक्षियों पर नियंत्रण, आनुवंशिक आत्मसातकरण। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है प्राकृतिक वास का विनाश करना। ठीक है, तो जैव विविधता क्या होती है कि जहाँ पर है ना जीव पाए जाते हैं, अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग तरीके के जीव पाए जाते हैं, अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। ठीक है, तो अगर हम उनके प्राकृतिक वास का विनाश कर देंगे तो वहाँ पर से क्या है, जो ये हमारी जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, इसका ह्रास होता है, इसका नुकसान होता है। ठीक है, अब उसके एक बार प्रमुख कारण देख लेते हैं कि क्या क्या है। जैव विविधता ह्रास के प्रमुख कारण, एक सबसे पहला हो गया आपका प्राकृतिक वास का विनाश। उसके बाद आवास का खंडन, किसी का आवास जो है उसको खंडित कर दिया जाए, उसे खत्म कर दिया जाए, विनाश कर दिया जाए। आवास निम्नीकरण तथा प्रदूषण, विदेशी जाति का प्रवास, कोई विदेशी जाति वहां पर प्रवेश कर जाए। रोग, अतिशोषण, जैविक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया जाए, या कोई प्राकृतिक प्रकोप हो जाए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो जैव विविधता का ह्रास करती हैं। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है सतत विकास से, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना है। इसे 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे प्रथम पृथ्वी दिवस के रूप में जाना जाता है, इसमें 178 देशों द्वारा अपनाया गया था। लौटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो यह है नदी। ये लौटिक पारिस्थितिक तंत्र एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है जिसमें जल गतिमान स्थिति में होता है। अब गतिमान स्थिति जो भी है वो लौटिक पारिस्थितिक तंत्र है, जैसे नदी हो गई, क्रीक या स्ट्रीम हो गई। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। कहाँ पर? इन सीटो संरक्षण पद्धति द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव इन सीटो संरक्षण द्वारा किया जाता है। अच्छा, देखिए, इन सीटू संरक्षण होता क्या है? तो ये होता है कि जो आपकी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, यानी कि जो प्रजातियां खतरे में हैं, उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट वहां पर संरक्षित करना इन सीटू संरक्षण कहलाता है। और इन सीटू आपका स्वस्थाने के नाम से भी आता है, स्वस्थाने संरक्षण। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा ये भी समझते हैं कि इन सीटू और एक्स सीटू में क्या फ़र्क है। ठीक है, देखिए, इन सीटू में क्या होता है कि जब हमें लगता है कि कोई प्रजाति खतरे में है, जैसे मान लीजिए हमें बाघ को बचाना है, तो उसको बचाने के लिए अगर हम पूरे पूरे जंगल को बचा रहे हैं, ठीक है, जो उसका हैबिटेट है उसको बचा रहे हैं, तो वो आपका इन सीटू संरक्षण कहलाता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि कोई जानवर हो गया या पौधा संकटग्रस्त है और उसे विलुप्त होने से बचाने के लिए अगर हमें तत्काल उपाय करना है, उस चीज़ को हम पर्टिकुलर, अगर हमें उस चीज़ का उपचार, मतलब उस चीज़ को बचाना है, तो उसको हम एक्स सीटू संरक्षण के द्वारा बचाते हैं। तो इन सीटू में आपके क्या क्या आ जाते हैं? जो भी आपके नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, टाइगर रिजर्व हैं, कंजर्वेशन रिजर्व हैं, कम्युनिटी रिजर्व हैं, ये सारे आपके इन सीटू संरक्षण में आते हैं। ठीक है, और एक्स सीटू की अगर आप बात करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे आपके बोटेनिकल गार्डन हो गए या फिर जू हो गए, तो ये आपके एक्स सीटू में आते हैं, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी किसके लिए एक मानक मानदंड है? तो ये आपका जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए मानदंड है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण को नापने की मुख्य इकाई है। इसका अधिक होना जल के प्रदूषित होने का द्योतक है, यानी कि ये माना जाता है कि अगर ये ज्यादा है तो आपका जल प्रदूषित है। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, यानी कि कम से कम वो क्षय हो उनका। तो ये किस प्रकार का विकास कहलाता है? ये होता है सतत विकास, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसमें आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी सम्मिलित है। इस अवधारणा में वर्तमान पीढ़ी के साथ ही भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए उनके न्यूनतम क्षरण की बात समाहित होती है। ठीक है, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को किस वर्ष बनाया गया था? तो यह है आपका 1974 में, और 1988 में से संशोधित किया गया है। निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में जाना जाता है? तो यह है आपका 2 फरवरी।
2 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 2023 का जो मुख्य विषय था वो था आर्द्र भूमि को पुनर्जीवित और प्रतिस्थापित करना। और 2024 की थीम की अगर बात करेंगे तो ये थी आपकी आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। ठीक है, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो देखिए, कीटनाशक जो है वो आपका बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। अच्छा, अब बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक होते क्या हैं? ठीक है, तो देखिए, ऐसे प्रदूषक जिन्हें प्राकृतिक कारकों से, तो अब प्राकृतिक कारक आपके कौन से हो गए? जैसे सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया वगैरह हो गए, आपका तापमान हो गया, ऑक्सीजन हो गया, यूवी जो रेज होती हैं वो, इनकी मदद से तोड़ा जा सकता है। जिन्हें तोड़ा जा सकता है वो हो गए आपके बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, और जिसे नहीं तोड़ा जा सकता वो प्रदूषक बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो कीटनाशक को आप नहीं तोड़ सकते हो। ठीक है, मूत्र, घरेलू अपशिष्ट, मल पदार्थ, इनको तोड़ा जा सकता है, यानी कि ये बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक हैं। बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव निम्नीकरण योग्य प्रदूषक अपघटित होने की क्षमता रखता है। इससे किसी तरह का पर्यावरणीय खतरा नहीं रहता। इसमें मल मूत्र, घरेलू अपशिष्ट आते हैं। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि गैर जैव निम्नीकरण में कांच आएगा, प्लास्टिक आएगी, कीटनाशक, ई अपशिष्ट और कृत्रिम रबड़ आदि आते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अपघटित नहीं हो सकते और इनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। ठीक, तो ये था आपका पर्यावरण पारिस्थितिकी। अब देखते हैं सामान्य विज्ञान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। चलिए, अब सुमेलित करना है। देखिए, व्याधि यानी कि रोग और कारक यानी कि इसका कारण क्या है। पेप्टिक व्रण, व्रण का मतलब होता है पेप्टिक अल्सर। ठीक है, अल्सर किससे होता है? बैक्टीरिया से। उसके बाद आप डेंगू की बात करेंगे। डेंगू की बात करेंगे तो ये विषाणु यानी कि वायरस से होता है। फील पाँव आपका कृमि से है और मलेरिया प्रोटोजोआ से। तो इसमें 4132 यानी कि बी आपका आंसर होगा। चलिए, पेप्टिक व्रण यानी कि पेप्टिक अल्सर बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यानी कि एच पाइलोरी संक्रमण और इब्रूप्रोफेन जैसे NSAID के लंबे समय तक उपयोग पेप्टिक अल्सर का कारण बनता है। फील पाँव की बात करेंगे तो ये बीमारी फाइलेरिया संक्रमण मच्छरों के काटने से फैलती है। ये क्यूलेक्स और मैनेसोनाइडिस प्रजाति के होते हैं। इसमें मच्छर एक धागे के समान परजीवी को छोड़ता है और यही हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जिससे हमें ये रोग होता है। डेंगू एक वायरल संक्रमण है, वायरल यानी कि विषाणु संक्रमण, जो डेंगू वायरस DENV के कारण होता है। यह संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है। मलेरिया जीनस प्लाज्मोडियम के प्रोटोजोआ के कारण होता है। 4 प्रजातियां मनुष्यों में रोग का कारण बनती हैं। प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम, विवेक्स ओवले और प्लाज्मोडियम मलेरिया। ठीक है, मानव हृदय कितने चैम्बर्स यानी कि घटकों का बना होता है? तो ये 4 कोष्ठ का यानी कि 4 चैम्बर्स का बना हुआ होता है। निम्नलिखित में से कौन सी mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? ठीक है, तो ये है आपकी मॉडर्ना। स्पुतनिक रूस द्वारा विकसित वायरल वेक्टर टीका है। सिनोवैक चीन द्वारा विकसित निष्क्रिय वायरस टीका है। नोवावैक्स अमेरिका द्वारा विकसित प्रोटीन आधारित टीका है। और मॉडर्ना ये अमेरिका ने इसको विकसित किया है और ये mRNA का टीका है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्पुतनिक जो है उसे रूस ने किया विकसित और ये वायरल वेक्टर टीका है। ठीक है, सिनोवैक जो है इसे चीन ने विकसित किया है। ये निष्क्रिय वायरस टीका है, वायरस को निष्क्रिय करने का। नोवावैक्स जो है ये भी अमेरिका ने विकसित किया है, लेकिन ये विकसित प्रोटीन आधारित टीका है। और मॉडर्ना जो है ये mRNA, ठीक है, और ये भी अमेरिका द्वारा ही विकसित किया गया है। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? टॉक्सवाइड। टॉक्सवाइड टीकों में बैक्टीरिया या वायरस द्वारा बनाया गया विष या रसायन होता है। वे आपको संक्रमण की बजाय संक्रमण के हानिकारक प्रभावों के प्रति प्रतिरक्षित बनाते हैं। ठीक है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। उदाहरण डिप्थीरिया और टेटनस के टीके हैं जिनमें टॉक्सॉइड होता है जो डिप्थीरिया पैदा करने वाले बैक्टीरिया से बचाता है। हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में किसे जाना जाता है? ये नाइट्रस ऑक्साइड को।
जिसे आमतौर पर लाफिंग गैस या नाइट्रस या नोज के रूप में जाना जाता है, यह एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र N2O है। ठीक है, कमरे के तापमान पर यह एक रंगहीन गैर ज्वलनशील गैस है। ठीक है, यानी कि ज्वलनशील नहीं है और इसमें थोड़ी मीठी सुगंध एवं स्वाद होता है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है? तो वो है नाइट्रोजन। रेशम के रेशे फाइब्रोइन से बने होते हैं। यह एक अघुलनशील प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन के कच्चे माल में मौजूद सेरिसिन और फाइब्रोइन मुख्य प्रोटीन है। इसमें ग्लाइसर ग्लाइएलम इसका अमीनो एसिड अनुक्रम है। यह रेशम कीट के कैटरपिलर लार्वा द्वारा स्रावित होता है। रेशम ग्लाइसिन, सेरीन और अलेनिन के सभी घटक में नाइट्रोजन अभिन्न घटक के रूप में होता है। ठीक है, तो इसलिए प्राकृतिक रेशम का एक अभिन्न जो घटक हो गया वो हो गया आपका नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल यानी कि बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? तो ये है आपका इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन्स लैंगरहैंस के आइलेट्स की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? तो एक्टिनियम नोबल गैस नहीं है। नोबल गैस है जिन्हें अक्रिय गैस या एरोजेंस के रूप में भी जाना जाता है। यह आपकी हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, क्सीनन, रेडॉन, ये सारी आपकी नोबल गैसें हैं। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है जल के लिए। पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है और भोजन का फ्लोएम के द्वारा होता है। अच्छा देखिए, कई बार जाइलम और फ्लोएम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप जाई से जल याद रख सकते हैं। ठीक है, ये केवल एक लिंक करने का तरीका है। ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कई बार हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि किससे जल का परिवहन होता है और किससे भोजन का। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो ये आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के क्वेश्चंस पर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो अब इसमें क्या क्या आ जाता है? आपकी प्रारूप समिति की जो बैठक, प्रारूप समिति की नियुक्ति होती है, तो ये आपकी कब होती है? 29 अगस्त 1947। फिर भारतीय संविधान के अंगीकृत एवं अधिनियमित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि जो थी 26 जनवरी 1950। और संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात करेंगे 9 दिसंबर 1946। तो इस हिसाब से हम सीक्वेंस लगा लेंगे तो देख लेंगे। सबसे पहले आ जाएगा आपका फोर्थ। अब आपका फोर्थ जो है वो 2 में है। ठीक है, उसके बाद जो 1 है वो भी आपका 2 में है। 1947 पहले आ जाएगा। ठीक है, 1 भी आपका 2 में है। फिर आपका होगा भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित जब किया गया था 26 नवंबर 1949, यानी कि 2 जिसमें होगा तो 2 आपका इसी में है और फिर 3 आ जाता है। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस हो गया 4, 1, 2, 3। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है या करती है? तो ये करती है राज्य निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 243 5th के अनुसार पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों हेतु निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, वैसे तो देखिए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आपको पता ही होने चाहिए, लेकिन अगर इसमें हम बात करेंगे तो सबसे इजी क्या है कि आपका अनुच्छेद 280 ये आपका होता है वित्त आयोग। ठीक है, अब सी का 2 होना चाहिए, तो सी का 2 किस में है? इसमें केवल। तो यहाँ से भी आपको समझ में आ सकता है कि 324 जो होता है वो होता है आपका निर्वाचन आयोग। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 315 की बात करेंगे तो ये हो गया लोक सेवा आयोग। 280 आपका वित्त आयोग हम देख ही चुके हैं। और 338 जो होता है वो होता है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग।
लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? तो वो है मीरा कुमार, भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर हैं। संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है या सही है? संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। और संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालयी स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। ये भी सही है। ठीक है, तो सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है हर एक सदन के लिए, ये अलग ठीक है। और किसी भी सदन के सचिवालय जो स्टाफ है उसकी सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार, ठीक है, संसद को होता है। तो ये भी चीज ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 98 के खंड 1 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक सचिवालय की व्यवस्था की गई है। इसी खंड के परंतुक के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सचिवालयों के सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। तो एक कथन सही हो गया। और इसके खंड 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा अपने किसी भी सदन के किसी भी सचिवालयी स्टाफ की भर्ती एवं उसकी सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकती है। तो इसलिए दोनों कथन सही हैं। चलिए अब कथन और कारण देख लेते हैं। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, ये भी ठीक है। अब कथन और कारण अगर हम देखें कि क्योंकि राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, इसलिए किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है। तो ऐसा नहीं है कि इस कारण से ये किया जाता है। ठीक है, तो अब ये दोनों जो कथन है वो अपनी अपनी जगह सही है। कथन सही है, कारण सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। उस राज्य का विधानमंडल इस विषय में एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगा। ठीक है, होगा क्या कि जो भी जहां पर सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो विधानमंडल एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजता है। इस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है। अनुमोदन जब प्राप्त हो जाता है उसके उपरांत केंद्र सरकार उस प्रस्ताव को पुनः संबंधित राज्य या राज्यों के विधानमंडलों को भेज देती है। एक निश्चित समय के अंदर उसे संसद में प्रस्तुत करने के लिए कहेगी कि भाई अब ये इनका अनुमोदन प्राप्त हो गया, आपको भेज दिया गया वापस, अब संसद में प्रस्तुत होना है। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए विधानमंडल द्वारा विधेयक को वापस संसद में भेजा जाता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो इस समय सीमा को बढ़ा भी सकता है। यदि विधानमंडल द्वारा निर्धारित समय के भीतर विधेयक संसद के पास नहीं भेजा जाता है तो राष्ट्रपति विधेयक को संसद में प्रस्तुत कर सकता है। तो पहला चीज सही है। दूसरा, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव को मानना अनिवार्य नहीं है। तो दोनों कथन सही है, लेकिन कारण इसका सही नहीं था, तो इसलिए इसका आंसर ए हो गया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला, दोहरे दंड की धारा, ये है। स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध, ये भी है। यातना के विरुद्ध निषेध, ये देखिए 20 का नहीं है, ये 22 का है अनुच्छेद। और कार्योत्तर विधि। ठीक है, तो देखिए संविधान जो 20 है, संविधान का अनुच्छेद 20 है, तो वो कहता क्या है? पहली चीज, ये आपका निषेध किस के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये आपको एक तो पूर्वव्यापी दंड के खिलाफ, ठीक है, पूर्वव्यापी दंड पर ये रोक लगाता है। यानी कि मान लीजिए आज आपको जिस चीज का दंड दिया गया है, अगर पहले उसकी सजा नहीं थी या बाद में उसकी जो भी है, अगर वो अपराध साबित नहीं होता है तो आपको उस चीज का दंड नहीं दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? तो दोहरे दंड की धारा है, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध है, यातना के विरुद्ध देखिए निषेध नहीं है, यह है अनुच्छेद 22 में। कार्योत्तर विधि भी 20 का हिस्सा है। तो संविधान के अनुच्छेद 20 के खंडों के अंतर्गत खंड 1 में आता है कार्योत्तर विधि, खंड 2 में आता है दोहरे दंड तथा खंड 3 में स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने से निषेध, ये सब शामिल है। तो 20 में क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए दंडित नहीं किया जाएगा जो उस समय अपराध ना हो। ठीक है, बेसिकली अगर आप 20 की बात करेंगे तो इसमें आता है अपराधों के लिए
जो दोष सिद्धि होती है उसके संबंध में संरक्षण। ये है आपका अनुच्छेद 20। तो इसमें देखिए पहले में क्या कहता है कि अगर आपने जिस समय पर वो अपराध किया, लेकिन अगर उसका उस समय पर कोई दंड नहीं है तो आप अपराधी नहीं हुए। तो जो आपका खंड 1 है ये आपको यहाँ पर सुरक्षा देता है, किसको? अपराधी को। अच्छा देखिए दूसरे में क्या कहता है कि दोहरे दंड की धारा, कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक सजा नहीं दी जा सकती है। ठीक है। तीसरा ये कहता है कि आपको अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध, कोई बाध्य नहीं करेगा आपको, कोई बाउंड नहीं कर सकता है कि नहीं भैया ये तूने ही किया है और तुझे जब तक आपके लिए साक्ष्य नहीं होंगे तब तक आपको उसके लिए सजा नहीं मिलेगी। तो ये आपका जो अनुच्छेद 20 है इस तरीके से अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। वहीं अगर देखिए 22 की बात करें तो 22 क्या कर रहा है कि 22 क्या करता है, वो खास मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से ही सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कि कब कब आपकी गिरफ्तारी होगी तो ये उससे संबंधित है। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या सही है? महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो। ठीक है, यानी कि एलिजिबल हो। महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। तो देखिए पहला सही है, दूसरा गलत है। महान्यायवादी को उनके पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया है वो संविधान में नहीं दी हुई है। ये जो पद होता है ये राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत होता है, तो इसलिए ऐसा कोई भी विधान नहीं है। भारत का महान्यायवादी किसमें आता है? अनुच्छेद 76 के अंदर। भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसे नियुक्त किया जाता है। जो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, तो इसलिए कथन 1 सही हो जाता है। महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया और आधार संविधान में नहीं बताए गए हैं। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और इसको राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। ठीक है। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ देखिए नवी अनुसूची ही आपकी सुमेलित नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में जो स्थानों का आवंटन है ये आपका आता है 4थी अनुसूची में। ठीक है, और नवी अनुसूची में क्या आता है, एक बार हम सारी अनुसूची देख लेते हैं। तो पहली अनुसूची क्या है? यह अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 की व्याख्या है। इसमें 28 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण है। दूसरी में उच्च संवैधानिक पदों, अब इनमें कौन कौन से, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। ठीक है, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति उपसभापति, उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन भत्तों का विवरण है। ठीक है, पहले में क्या आ जाता है आपके बॉर्डर यानी कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण, दूसरे में आ जाते हैं आपके वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें उच्च संवैधानिक पदों के लिए पद एवं गोपनीयता की शपथ का प्रारूप विद्यमान है। चौथी में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के लिए सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित उपबंध। छठी में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के प्रशासन से संबंधित उपबंध। अच्छा, इसमें क्या होता है, छठी अनुसूची को लेकर कई क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, जिसमें इन चारों के अलावा एक राज्य दिया होता है कि इसमें से कौन सा छठी अनुसूची में नहीं है। तो कोई आपको पूर्वोत्तर का राज्य दिया होगा, जैसे सिक्किम दे दें, ठीक है, या फिर मणिपुर दे दें, तो आपको वो दिया होता है कि इनमें से कौन सा छठी अनुसूची में नहीं है। सातवीं में इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय का उल्लेख किया गया, यानी कि इसमें लिस्ट है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। नवी अनुसूची, इस अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेदों एवं कानूनों में को न्यायिक समीक्षा के दायरे से अलग रखा गया है। इसमें मुख्यतः भू सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी कानूनों को रखा गया है। 10वीं में दल बदल से संबंधित प्रावधान। 11वीं में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसमें 29 विषय हैं। 12वीं के आधार पर शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख कर उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है और इसमें 18 विषय हैं। नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों का हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए हैं। आपको ये बताना है कौन सा सही है या है।
उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित है उस रिट का प्रयोग कर सकती है। बिल्कुल सही है। 5 तरीके की आपकी रिट्स होती हैं। ये सारी बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गई, परमादेश हो गई, प्रतिषेध हो गई, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण रिट। तो इन सबको उच्चतम न्यायालय जो है वो लागू कर सकती है। संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। ये भी ठीक है। 5 प्रकार की रिट्स होती हैं। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हेबियस कॉर्पस, परमादेश मैंडेमस, अधिकार पृच्छा को वारंटो, उत्प्रेषण सर्शियोररी, प्रतिषेध प्रोहिबिशन। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को ये प्राप्त होती हैं। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 32 के 3 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रभाव डाले बिना किन्हीं या सभी शक्तियों का किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेंगी। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष या 6 सदस्य होते हैं। देखिए, ये गलत है। 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो यहाँ ये भी गलत हो जाता है। वित्त आयोग की जो रिपोर्ट आती है तो ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, तो दोनों ही कथन इसमें गलत होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग परिभाषित है। इसमें 1 अध्यक्ष 4 सदस्य होते हैं, तो 1 गलत हो जाता है आपका। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह। ठीक है, और इसके जो सदस्य हैं वो रहे आपके अशोक लाहिड़ी, अजय नारायण झा, अनूप सिंह और रमेश चंद। ठीक है, तो ये 4 सदस्य थे। इसमें अंशकालिक और पूर्णकालिक हैं अलग से। ठीक है, उसके बाद भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। और अब 16वें वित्त आयोग का भी गठन हो चुका था दिसंबर 2023 में, जिसकी सेवाएं 2025-26 से शुरू होंगी। तो उसके अध्यक्ष की हम बात करेंगे तो वो हैं अरविंद पनगड़िया। भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है या है? एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है। और एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। ये भी ठीक है। तो दोनों कथन आपके सही हैं। संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते और 40 से कम सदस्य नहीं होंगे, यानी कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए। तो इसलिए दोनों कथन आपके यहाँ सही हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान और संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, पहला ही सुमेलित जो है आपका वो नहीं है। ठीक है, अधिकरण जो है आपके वो 14A में आता है। और इसमें यहाँ देखिए, अगर भाग 11 की बात करेंगे तो भाग 11 में क्या है? संघ और राज्यों के संबंध के बीच संबंध। ठीक है, दूसरा आपका संघ राज्य क्षेत्र जो है तो ये आपका भाग 8 में है। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र भाग 10 हो गया और राजभाषा जो है वो हो गई आपकी भाग 17 में। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो संसद का भाग है। संसद हमारे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपकी सही हैं। दोनों जो कथन और कारण सही हैं और ये सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का भाग है, इसलिए संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर सही। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही कानून का रूप लेता है। अतः अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या है?
अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। तो देखिए यहाँ ये गलत हो जाता है। 108 में है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अध्यक्षता स्पीकर करेगा, लेकिन उन दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसको आहूत करना यानी कि बुलाने का काम जो है वो राष्ट्रपति का होता है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? तो यह है आपका पर्यावरण का संरक्षण। पर्यावरण का संरक्षण का प्रावधान संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत 48 का और मौलिक कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51 के क के 6 में शामिल है, जबकि उद्यमों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग, समान नागरिक संहिता और अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाने वाली चीजें मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के प्रारंभ में कितनी अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई थी? तो ये थी 15 वर्ष के लिए। संविधान के अनुच्छेद 343(2) के तहत संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों जिनके लिए उनका प्रयोग प्रारंभ से ही अंग्रेजी भाषा में किया जा रहा है, संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों की अनुमति प्रदान की गई थी। हालांकि राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत इस अवधि को आगे जारी रखा गया है, तो इसलिए ये विकल्प डी ही सही है, इसमें 15 वर्ष। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या है? पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, ये अशोक मेहता समिति ने कहा था। तो ये बिल्कुल सही है। 3 स्तरीय जो थी वो किसने उसका प्रतिवेदन किया था? वो थी बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए, ये इन्होंने नहीं कहा था, इन्होंने कहा था जनपद को माना जाना चाहिए। अशोक मेहता समिति का गठन दिसंबर 1977 को अशोक मेहता की अध्यक्षता में किया गया। अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसमें पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था की संस्तुति की गई। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा उससे नीचे गांवों के समूह पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। समिति की अनुशंसा थी कि राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु जनपद को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाए। ठीक है। तो वहां पर खंड दे रहा था और इन्होंने कहा था विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु जनपद होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है राष्ट्रपति को। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि यानी उस दिन उन्होंने जो भी निर्णय लिए या जो भी कार्यविधि है वो मानी जाएगी। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते, ये आपका गलत है। ठीक है। तो उससे पूर्व जो है कार्यविधि वो भी मान्य होते हैं और उस दिन जो कार्यविधि है वो भी मान्य होती है, उसके बाद नहीं होगी। संविधान के अनुच्छेद 71 के खंड 2 के अनुसार यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति का चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाए, तो उसके द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन में किए गए कार्य उस घोषणा के कारण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तारीख को या उससे पहले अमान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है। यानी कि जो उसकी कार्यविधि है, जो भी इन्होंने निर्णय लिए थे, उन्हें अमान्य नहीं किया जाएगा, ना तो पहले। ठीक है। पहले तक नहीं होगा, ये हमारा कथन पहला था। इस प्रकार की घोषणा होने के दिन भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य होते हैं। अतः कथन 2 गलत है। उसमें ये लिखा था कि उस दिन नहीं होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है। इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका की राज्य स्तर पर होती है। ये ठीक है। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। तो ये देखिए, इसकी जो शक्तियों का निर्धारण है वो केंद्र सरकार द्वारा नहीं होता, राज्य के विधानमंडल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह एक
ये गलत हो जाता है आपका। ठीक है, फिर यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र में सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं, ये आपका ठीक है। अनुच्छेद 243 ख के अनुसार ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर किसी ग्राम की निर्वाचन नामावली में पंजीकृत सभी व्यक्तियों से मिलकर बने निकाय को ग्राम सभा कहते हैं। 243 क के अनुसार ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन कर सकेगी जो राज्य के विधान मंडल द्वारा उपबंधित किया जाएगा। ग्राम सभा के कार्य एवं शक्तियां राज्य व्यवस्थापिका के समान ही होती हैं। अभी आगे हम भारतीय अर्थव्यवस्था, जनसंख्या नगरीकरण, उत्तर प्रदेश स्पेशल, ये सारे खंड देखेंगे। तो इसमें हम वही क्वेश्चंस लेंगे कि जो करंट से रिलेटेड ना हो। जैसे कि अगर हम बजट, इसमें अर्थव्यवस्था में आपका बजट भी आता है, तो बजट जो होगा तो वो करंट ईयर का आता है। ठीक है, तो जो बेसिक क्वेश्चंस हैं हम उन्हीं को, जो स्टैटिक पोर्शन होता है उसी को कवर करेंगे इस पेपर के अंदर, क्योंकि जो करंट अफेयर्स हैं वो अपडेट होते रहते हैं, ये मैंने आपसे पहले भी कहा था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के प्रकार है? तो एक है आपका पूर्ण परम निर्धनता और एक है आपका सापेक्ष निर्धनता। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि आयोग ने इसमें व्यक्ति परक निर्धनता को भी शामिल किया था, मतलब उन्होंने जो ऑप्शन था उसको डी माना था। चलिए, निर्धनता दो प्रकार की होती है, सापेक्ष और निरपेक्ष। सापेक्ष निर्धनता क्या है? इसमें समाज के उच्च आय वर्ग वालों की तुलना में निम्न आय वर्ग वालों से की जाती है। इस प्रकार की निर्धनता में विभिन्न आय वर्ग के बीच कितनी असमानता है यह स्पष्ट होती है। सापेक्ष निर्धनता को मापने के लिए लॉरेंज वक्र एवं गिनी गुणांक मापक का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, निरपेक्ष क्या हो गया? ये प्रतिमान एक न्यूनतम आय अथवा उपभोक्ता स्तर पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत मनुष्य की पोषक आवश्यकताओं तथा अनिवार्यताओं के आधार पर आय अथवा उपभोग व्यय के न्यूनतम स्तर को ज्ञात किया जाता है। निरपेक्ष निर्धनता प्रतिमान को ही हेड काउंट विधि या सिर गणना विधि भी कहते हैं। जैसे इसमें एक ऑप्शन और दिया हुआ था कि व्यक्ति परक निर्धनता, तो वो क्या होगा कि जो किसी व्यक्ति की अपनी वित्तीय या भौतिक स्थिति के बारे में जो भी उसकी धारणा है, जैसे अगर वो फील कर रहा है कि वो गरीब है, तो ये व्यक्ति परक निर्धनता होती है, यानी कि व्यक्ति विशेष को जैसा महसूस हो रहा है। ठीक है, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, दोनों वाइस वर्सा हैं। आर्थिक विकास में मानव संसाधन के योगदान के संदर्भ में आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है जनसंख्या वृद्धि दर में कमी होती है। वहीं अगर जनसंख्या वृद्धि हो तो आर्थिक विकास पर इसका नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं, तो दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। चलिए, अब जनसंख्या के सिद्धांत हैं और इनके प्रतिपादक कौन है, इनको सुमेलित करना है। तो उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत दिया था एडविन कैनन ने। सामाजिक अपसमायोजन का सिद्धांत दिया हेनरी जॉर्ज। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत थॉम्पसन, और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत माल्थस। तो इसका ऑप्शन हो जाएंगे 3, 4, 1, 2। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? ठीक है, तो स्वैच्छिक जो समाज सेवा है वो एक आर्थिक क्रिया नहीं है। किसानी यानी खेती है, नौकरी है, परिवहन है, ये सारी आर्थिक क्रियाएं हैं। लेकिन अगर आप अपनी स्वेच्छा से समाज सेवा कर रहे हैं तो ये कोई आर्थिक क्रिया में नहीं आता है। चलिए, ये योजनाएं और वर्ष बहुत आते हैं। ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने का हमारा जो मकसद होता है वो यही होता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इकोनॉमी में उस वर्ष से रिलेटेड बजट के क्वेश्चंस भी थे, तो इसलिए आपको बजट अच्छे से कर लेना है। फिर जो आपकी कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, कुछ इंडेक्सेस आती हैं, वो आपने करी हुई होनी चाहिए, उसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है ये 2014 1 अक्टूबर। ठीक है, तो ये सही है। फिर दीनदयाल उपाध्याय योजना, ये भी आपकी 2014 है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन जो है तो ये आपका 2016 है। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। फिर रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, ये 2017, ये आपका सही है। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? सतत विकास। ये हम पहले भी देख चुके हैं।
प्राकृतिक संसाधन, ये हमने एनवायरनमेंट में भी इस तरीके का क्वेश्चन था कि सतत विकास किसे कहा जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी को इन संसाधनों के साथ कोई समझौता ना करना पड़े, और इसी को हम सतत विकास कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इन्हें प्राप्त करने का जो वर्ष है वो क्या है, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो यह है मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी लाना। ये योजना 1 जून 2011 को शुरू की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत। ठीक है, ये एक सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देते हुए मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना है। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है, तो यह है वर्ष 2070 तक। पूर्व में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य था 2045 तक सॉरी, परंतु भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है, यह है आपका 2070। पूर्व में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य 2045 तक निश्चित किया गया था, परंतु यह लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल था, अतः इसे पुनः 2070 तक के लिए निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। ठीक है, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई भी वन भूमि नहीं है, तो दोनों आपके सही हो जाते हैं। ये 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति के या की नेता कौन थी? ठीक है, तो बरेली से थे खान बहादुर खान। खान बहादुर खान रोहिल्ला 1823-24 फरवरी 1860 हाफिज रहमत खान के पोते थे। उन्होंने कंपनी शासन के खिलाफ 1857 के भारतीय विद्रोह में बरेली में अपनी सरकार बनाई थी। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो यह है चंदौली में। तो यहाँ यूपीबीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हल प्रश्न पत्र 2023 में जो भी स्टैटिक पोर्शन था हमारा वो कवर हो जाता है। करंट अफेयर्स अपडेटेड होते हैं, उसके साथ आप अपडेट होते रहें, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।